नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में निवेश करने का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब यहाँ इसमें कौन कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले ही लिखा है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, एनी इंडियन सिटीजन वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। ठीक है ना, कोई भी इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, लेकिन वो चिल्ड्रन का अकाउंट, इस यही कंडीशन है कि वो जो चिल्ड्रन का अकाउंट होगा दैट शुड बी मेंटेन बाय देयर पेरेंट्स, मतलब कि उनके जो पेरेंट है वो उनके नाम पे अकाउंट चलाएंगे। तो चिल्ड्रन के नाम पे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, अपने बच्चों के नाम पे भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन नॉन रेसिडेंट जो है, नॉन रेसिडेंट इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई बंदा पहले से इन्वेस्ट कर चुका है, उसके बाद वो नॉन रेसिडेंट हुआ है, फिर उसका जो अकाउंट हो रहेगा वो अकाउंट एक्टिव रहेगा। जो मैं फिर से बोलता हूं, अगर कोई पर्सन पहले से इन्वेस्ट किया है, उसके बाद वो नॉन रेसिडेंट हो गया है, तो उसका अकाउंट एक्टिव रहेगा। लेकिन वो जो 15 साल का टेन्योर है, मैं बाद में बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा, जो टेन्योर है 15 साल का, उसके बाद 15 साल के बाद वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। उसका टेन्योर, पीपीएफ का टेन्योर 15 इयर्स तक ही रहेगा। ठीक है ना, उसका एक्सटेंशन नहीं होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पीपीएफ के कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पीपीएफ का जो टेन्योर है, जो लॉकिंग पीरियड है, वो 15 साल का है। ठीक है ना, 15 इयर्स का लॉकिंग पीरियड है। और 15 साल के बाद अगर कोई इन्वेस्टर चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है 5 इयर्स के लिए। ठीक है ना, 5 इयर्स के लिए वो एक्सटेंड कर सकता है। अब इस 5 इयर्स के टेन्योर में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो जो आपका अमाउंट है उसी को आप रख सकते हैं, उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ठीक है ना, तो 15 साल के बाद आप 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और एक्सटेंशन पीरियड में अगर आप चाहे तो उसको फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंशन पीरियड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहे तो इन्वेस्टमेंट बंद करके जो अमाउंट है, जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट जमा है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं, इंटरेस्ट कमाना आपका चालू रख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आते हैं कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट है कि नहीं। हाँ, इसमें पीपीएफ में लिमिट है। लिमिट क्या है, देखिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका 500 रुपए, और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 1.5 लाख रुपए। ये किसमें, एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका 500 रुपए, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है आपका 1.5 लाख रुपए। अब ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप एट ए टाइम लमसम में कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 12 ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट होगा आपका 12 इंस्टॉलमेंट्स। 12 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स आप नहीं भर पाएंगे। तो ठीक है, एक यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए का, जो कैप है 1.5 लाख का कैप है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपीएफ का और एक क्राइटेरिया है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। वो है आपका पीपीएफ का जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है। ठीक है ना, पीपीएफ का जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल सकता है। लोन कब से कब आप ले सकेंगे, 3rd ईयर के बिगिनिंग से 6th ईयर के एंड तक फाइनेंशियल ईयर। 3rd फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप लोन ले सकेंगे। और लोन का अमाउंट कितना ले सकेंगे, वो है आपका 25%। मैक्सिमम आप ले पाएंगे 25% ऑफ द अमाउंट अवेलेबल एट द एंड ऑफ 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल के साथ मैंने टेबल ड्रॉ किया है, उस टेबल के सहारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, समझ लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे 15 साल का टेन्योर लिया है। यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये सब 15 साल का मैंने टेन्योर लिया है। और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर है। ये 2021, 21, 22, 22, 23 ऐसे करके मैंने 15 फाइनेंशियल ईयर्स लिया है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने 2 लाख करके 2, 4, 6 ऐसी इसी तरह से मैंने इस ऑर्डर में मैंने लिया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप लोन ले सकेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर। देखिए, ये इसके बिगिनिंग से आप ले सकेंगे, और इसके एंड तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप जो लोन है इसका बिगिनिंग से 3rd फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से और 6th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप लोन
के लिए एलिजिबल है। तो थर्ड, जैसे समझ लीजिए कि ये फिनेंशियल ईयर 22-23 है, ठीक है ना, 22-23 है, तो आप यहाँ पे लोन ले सकेंगे। समझ लीजिए 1/10/2022 को आप लोन ले लिए, ठीक है ना। तो फिनेंशियल ईयर 22-23 मतलब क्या, कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2022, ठीक है ना। फिनेंशियल ये 2022 का जो फिनेंशियल ईयर है, ठीक है ना, 2022 का फिनेंशियल ईयर कब है? 1 अप्रैल 2022 से बिगिनिंग है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2022 से आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और कब तक ले पाएंगे? आप ले पाएंगे 31 मार्च 2026, जैसे मैंने कहा 6 ईयर। तो ये इसका जो ये फिनेंशियल ईयर एंड है, देखिए 3, 4, 5, 6 ईयर के एंड तक। तो ये 25-26 का फिनेंशियल ईयर है, ठीक है ना, ये 25-26 का फिनेंशियल ईयर है। तो इसका फिनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31/3/2026 को ये फिनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो आप लोन ले सकेंगे 1/4/2022 से 31/3/2026 तक, ठीक है। इस एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल आई एम सेइंग। तो देखिए 1/4/2022 से आप लोन के लिए एलिजिबल है और 31/3/2026 तक आप ये एलिजिबिलिटी रहेगा आपका। अब आते हैं कि कितना लोन ले पाएंगे। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे दिया है कि समझ लीजिए आप 1/10/2022 को लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, आप लोन ले रहे हैं 1/10/2022 को, यानी कि 1 अक्टूबर 2022। तो इसके पहले 2 साल, इसके पहले जो प्रीवियस 2 साल, मतलब 1, 2, ठीक है ना, ये जो 2 साल, ये जो पहले का जो 2 साल का जो बैलेंस है उसका 25%, यानी कि यहां पर बैलेंस कितना है? 2 लाख का 25% कितना? 50,000। तो आप मैक्सिमम लोन ले पाएंगे इस साल में 50,000 रुपए। मैं फिर से बोलता हूं, इस साल में आप लोन ले रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आप लोन ले रहे हैं और लोन आप ले रहे हैं 1/10/2022 को। तो इसके पिछले 2 साल, इसके पिछले के 2 साल जाइए, एक यहाँ पे 2, ये 2 साल। तो यहां पर जो बैलेंस रहेगा इसका 25% मैक्सिमम आप लोन ले पाएंगे, इससे कम भी ले पाएंगे। तो समझ लीजिए, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए आप यहां पे लोन लेंगे, ठीक है ना, यहां पे लोन लेंगे, लोन आप 25-26 मानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को आप लोन लेंगे और लोन का डेट है आपका 10/1/2026 को आप लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 1 जनवरी 2026 को आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना लोन ले पाएंगे मैक्सिमम? तो फिर से वही कंसेप्ट है। तो इस साल में लोन ले रहे हैं, तो लोन का पिछले 2 साल, यानी कि ये 1, 2, बैलेंस कितना है लोन का? आपका बैलेंस कितना है? 8 लाख। तो लोन कितना ले पाएंगे आप? 25% ऑफ 8 लाख, यानी कि 2 लाख, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जिस साल में, जैसे समझ लीजिए, फिर से मैं समझाता हूं, समझ लीजिए आप इस साल में लोन लेंगे, ठीक है ना, इस साल में लोन लेंगे। तो इससे पहले का समझ लीजिए इस साल में लोन लेंगे 24-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लोन लेंगे। तो इस साल के पहले का 2 साल, यानी कि 1, 2, 6 लाख। अब 6 लाख का 25%, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर लोन लेंगे तो 6 लाख का 25%, देखिए 6 लाख का 25% कितना होता है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए आप लोन ले पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब लोन जो आप लेंगे उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? लोन का इंटरेस्ट कितना होगा? इतना इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा आपको? वो होगा आपका जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है उसके साथ 2% जोड़ के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। समझ लीजिए आप जब लोन ले रहे हैं तब पीपीएफ का इंटरेस्ट है 8%, ठीक है ना। जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब पीपीएफ का इंटरेस्ट है 8%। तो लोन का इंटरेस्ट का होगा 8% प्लस 2 जोड़ के, यानी कि 10% इंटरेस्ट सालाना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यही होगा लोन का इंटरेस्ट रेट, ये ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब लोन का देखिए, इस जो लोन आप लेंगे उस लोन को आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा 36 मंथ्स के अंदर। जब से लोन लेंगे तब से 36 मंथ्स के अंदर आपको लोन चुका देना पड़ेगा। अगर आप नहीं चुका पाएंगे, फेल हो जाएंगे, डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो आपको डिफॉल्ट, जितना दिन का आपको डिफॉल्ट होगा उस पीरियड में आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? पीपीएफ इंटरेस्ट प्लस 6%। देखिए आप नॉर्मल इंटरेस्ट दे रहे थे, पीपीएफ इंटरेस्ट प्लस 2%, जैसे मैंने बताया पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है उसका और 2% जोड़ के। लेकिन जो डिफॉल्ट पीरियड रहेगा उसमें हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट रेट हो जाएगा पीपीएफ प्लस 6%, यानी कि 4% का आपका पेनाल्टी लग जाएगा,
ठीक है, 4% का आपका पेनल्टी लग जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं पीपीएफ में उसके ऊपर इंटरेस्ट आप कितना देता है गवर्नमेंट। तो देखिए जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है, डिफर करता है और वो डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ का वो है 7.1%, ठीक है ना। और ये क्वार्टरली अपडेट होता है इसका और क्वार्टरली ये चेंज भी होता है, लेकिन प्रेजेंट रेट जो है वो है 7.1%। अब देखिए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट का क्या कोई टैक्स बेनिफिट है? पूरा का पूरा है। पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट में पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट है। पीपीएफ जो है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। क्या आता है? एग्जेम्प्ट कैटेगरी, यानी तीनों में एग्जेम्प्ट। किस तीन चीज में एग्जेम्प्ट है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली बात तो ये, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे पीपीएफ में वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा आपको 80C में, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में, आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख। सो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा। दूसरा चीज देखिए, जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं पीपीएफ में वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, मतलब उसमें एक पैसा भी टैक्स नहीं लगता है। तीसरा चीज जो है, जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे या तो रिटायरमेंट में या फिर जब आपका टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है ना, या फिर आपने टर्मिनेट कर दिया, पहले ही टर्मिनेट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, तो जब आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जब आप विड्रॉ कर लेंगे तब भी जो पूरा अमाउंट रहेगा वो भी एग्जेम्प्टेड है टैक्स से अंडर सेक्शन 10(11), ठीक है ना। तो ये जो पीपीएफ है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, इसमें एक नया पैसा भी टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए उसके बाद आते हैं विड्रॉल, मतलब आप पैसा कैसे निकाल सकेंगे, कब निकाल सकेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि पीपीएफ अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स का है, ठीक है ना। तो आप पूरा का पूरा 15 जो पैसा है वो 15 ईयर्स 15 साल के बाद ही आप विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन आप पार्शियल विड्रॉ कर सकेंगे। पार्शियल विड्रॉ कब से कर पाएंगे? पार्शियल विड्रॉ आप कर सकेंगे 7th ईयर के ऑनवर्ड्स, 7th फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। 7th फाइनेंशियल ईयर के ऑनवर्ड्स आप पार्शियल विड्रॉ कर सकेंगे। देखिए ये मैं आपको समझाता हूं। तो पहले तो कितना आप विड्रॉ कर सकेंगे? वो है आपका 50% ऑफ द टोटल बैलेंस दैट स्टैंड्स एट योर क्रेडिट एट द एंड ऑफ द 4th फाइनेंशियल ईयर और एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो व्हिचएवर इज लोअर। ये कैसा रूल है, मैं ये रूल आपको मैं समझाता हूं। फिर से मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, उस टेबल के सहारे मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए ये टेबल है, फिर से मैंने 15 फाइनेंशियल ईयर्स लिया है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी वही है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। तो विड्रॉ कब से कर पाएंगे? देखिए ये 6 साल की, देखिए 3 साल से 6 साल, जैसे मैंने पहले ही कहा है, इस पीरियड तक तो आपको लोन मिल जा रहा था, ठीक है ना। इस पीरियड तक आपको लोन मिल जा रहा था। 3 से 6 साल के जो पीरियड है वो बिगिनिंग ऑफ द 3rd फाइनेंशियल ईयर टू द एंड ऑफ द 6th फाइनेंशियल ईयर, ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया आपको कि इस पीरियड तक आपको लोन मिल जा रहा था। तो इसके बाद से मतलब 7th फाइनेंशियल ईयर के एंड तक पूरा ये जो पूरा 10 ईयर है, ठीक है ना, 7th फाइनेंशियल ईयर से ये जो पूरा 10 ईयर है, इस 10 ईयर में आप पार्शियल विड्रॉ कर पाएंगे। अब पार्शियल विड्रॉ का अमाउंट कितना रहेगा, कितना पार्शियल विड्रॉ कर पाएंगे? तो उसके लिए रूल क्या है? उसके लिए रूल है कि समझ लीजिए आप ये 7th ईयर में ही आप पार्शियल विड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या है कि इसके जो पिछला जो साल है, ठीक है ना, इसका पिछला जो साल है इसका 50% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो इसका पिछले साल का 50% या फिर इसका पिछला 4th फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि यहां पर 1, ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 1, 2, 3, 4, ये जो 4 साल, ये 4th फाइनेंशियल ईयर का 50%, इनमें से जो कम होगा लोअर ऑफ द 2, यही आप विड्रॉ कर पाएंगे। मैं फिर से समझाता हूं आपको। देखिए समझ लीजिए, यहां पे आप विड्रॉ करेंगे तो इसके पिछले साल का बैलेंस का 50%, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल यही है, इसका बैलेंस का 50% यानी कि 12 लाख का 50%, तो हो गया आपका 6 लाख। या फिर
प्रीसीडिंग फोर्थ फाइनेंशियल ईयर का 50%, तो 1 2 3 4 इसका 50%, यानी कि 6 लाख का 50% वो आ गया आपका 3 लाख। तो 12 लाख का 50% कितना 6 लाख, और 6 लाख का 50% कितना 3 लाख। लोअर ऑफ द टू, इसमें से जो इन दोनों में से जो छोटा रहेगा यानी कि 3 लाख, आप 3 लाख विड्रॉ कर पाएंगे। फिर से मैं आपको दिखाता हूं, समझ लीजिए इस ईयर में, इस ईयर में आप विड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका पिछले साल का 50% यानी कि 24 लाख का 50% यानी कि 12 लाख, और यहां से 4 यानी कि 1 2 3 4 यानी 18 लाख का 50% 9 लाख। तो लोएस्ट कितना है इनमें से, इन दोनों में से छोटा कितना है 9 लाख, यानी कि आप 9 लाख विड्रॉ कर पाएंगे। इस ईयर में विड्रॉ करेंगे तो 9 लाख विड्रॉ कर पाएंगे। मैं फिर से आपको एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए आप इस ईयर में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो इस ईयर में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका प्रीसीडिंग ईयर का 50% कितना हुआ 9 लाख, ठीक है ना, प्रीसीडिंग ईयर का 50% 9 लाख, और यहां से फोर्थ यानी कि 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ 50% कितना रहेगा 6 लाख। तो विड्रॉ कितना कर पाएंगे 6 लाख, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा विड्रॉ, पार्शियल विड्रॉ का जो सिस्टम है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर, मतलब कि आप अगर चाहे कि मैं 15 साल तक आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और आपको आप 15 साल के पहले ही आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तब क्या आप क्लोज कर पाएंगे? और अगर क्लोज कर पाएंगे तो उसका नियम क्या है? तो देखिए इसका नियम ये है कि पहला नियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, जो रूल है, वो है आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो कम से कम 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, मैं आपको फिर से समझाता हूं स्टेबल के सहारे। देखिए 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर से शुरू किया इन्वेस्टमेंट, 22-21 के फाइनेंशियल ईयर से आपने शुरू किया, लेकिन आपने शुरू कब किया? आपने शुरू किया 1 जुलाई 2020 को शुरू किया, ठीक है ना। आपने शुरू किया 22-21 से आपने शुरू किया, लेकिन आपने शुरू किया 1 जुलाई 2020 से। तो फिर क्या हुआ? तो ये तो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, तो ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं रहेगा, तब इस ईयर को आप हम कंसीडर नहीं करेंगे। पार्शियल प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए हम इस ईयर को फिर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा। हम इस ईयर से कंसीडर करना शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 25-26 में जाके आप इसको प्रीमेच्योर क्लोजर कर पाएंगे। तो पहला जो नियम रूल है वो क्या है कि आपका पीपीएफ का जो अकाउंट है उसको 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा क्या नियम है? दूसरा ये है कि अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करेंगे तो पीपीएफ का जो प्रिवेलिंग रेट, इंटरेस्ट रेट रहेगा, उससे आपको 1% कम मिलेगा, ठीक है ना। जो आप अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर देंगे तो आपका जो एवरेज जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, जितने सालों के लिए आप इन्वेस्ट रखें वहां पे, वो क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट, प्रिवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उससे 1% कम मिलेगा। अब आते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन में आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर पाएंगे। पहली बात तो देखिए जो अकाउंट होल्डर है, अगर उसके पेरेंट्स का या फिर उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या फिर उसके स्पाउस का कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए और उस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए उस मरीज को बचाने के लिए वो पैसा लगता है, तो आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर पाएंगे। और लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो अकाउंट होल्डर है उस अकाउंट होल्डर का अगर पेरेंट्स का, ठीक है ना, पेरेंट्स का या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या फिर उसके स्पाउस का या फिर खुद का भी, ठीक है ना, या फिर खुद, यहाँ पर खुद भी होगा, अकाउंट होल्डर हिमसेल्फ हो सकता है जो अकाउंट होल्डर है, अगर उसका खुद का भी अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए और उसके लिए पैसे की जरूरत हो, तो आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि अगर अकाउंट होल्डर जो है, उस अकाउंट होल्डर के जो
हायर एजुकेशन के लिए फंड्स अगर जरूरी पड़ जाए, कि जो अकाउंट होल्डर है वो हायर एजुकेशन करना चाहता है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, या फिर कोई माइनर चाइल्ड है और माइनर चाइल्ड के नाम पे आपका अकाउंट है, और माइनर चाइल्ड के नाम पे अकाउंट है और उसका पेरेंट्स वो अकाउंट चलाते हैं और वो माइनर चाइल्ड के एजुकेशन के लिए पैसा लगता है, तो भी प्रीमेच्योर क्लोजर करवाएंगे। तो देखिए प्रीमेच्योर क्लोजर का कौन कौन सा सिचुएशन है। एक है आपका, अगर जो अकाउंट होल्डर है या तो उसका या फिर उसका पेरेंट्स का या फिर उसका डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या फिर उसका स्पाउस का कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए और उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़े, तो प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जमा देना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, जो अकाउंट होल्डर है अगर उसके हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई माइनर चिल्ड्रन है जिसका अकाउंट उसका पेरेंट्स चलाता है, पीपीएफ अकाउंट उसका पेरेंट्स चलाता है, उसके एजुकेशन के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़े तो भी प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है पीपीएफ अकाउंट का। तो ये था पीपीएफ के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। इस वीडियो में हमने जाना कि पीपीएफ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थोड़ा उत्साह भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।